नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का 11वां पाठ, एक कुत्ता और एक मैना के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 91 पर हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, रीड करेंगे हम लोग। प्रश्न अभ्यास, अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया। विचार विमर्श। पहला प्रश्न, लोग अनेक प्रकार के जानवर घर में पालते हैं, कुछ शौक से तो कुछ उपयोग से। इनका ठीक प्रकार से रख रखाव न होने के कारण कई प्रकार की बीमारियों के फैलने की भी आशंका होती है। चर्चा कीजिए और बताइए कि जानवरों को पालते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग अनेक प्रकार के जानवरों को घर में पालते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, मुर्गी, खरगोश, बकरियां, बिल्ली आदि। इनमें से कुछ हम शौक से पालते हैं तो कुछ उपयोग की दृष्टि से। जब हम इन्हें पालतू जानवर कहते हैं तो इन्हें हमारे साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, इसलिए हमारे और इन जानवरों के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इनके रख रखाव में विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। पहला, जैसे कि हम कह सकते हैं, पालतू जानवरों को स्नान करवाना चाहिए। समय अनुसार वैद्य के पास ले जाकर वैक्सीन डलवाना चाहिए, नहीं तो रैबीज, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां फैलने की आशंका है। उन्हें पौष्टिक खाना देना ज़रूरी है। आवास योग्य वातावरण में दें। उनके पालन में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाई गई है। सामान्यतः महान लोगों में प्रकृति के प्रति विशेष संवेदनशीलता पाई जाती है। अच्छा इंसान प्रकृति के सभी तत्वों के प्रति सद्भाव रखता है। इस बारे में अपने विचार बताइए। जो लोग जीव जंतुओं पर दया दिखाते हैं वे सचमुच महान हैं। उन्मुख जीवों के प्रति दया दिखाना है। हम तो अपनी व्यथा को मुंह खोलकर दूसरों से बोल सकते हैं, लेकिन ये मूक प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, ज़रूरी है। पुराने इतिहासों में भी हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। ईसा मसीह ने भेड़ों और बाकी जीवों पर, श्री कृष्ण के गायों पर, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कबूतरों पर स्नेह दिखाया। मोहम्मद पैगंबर ने तो कबूतरों को मत सताने की बात कही। इस प्रकार अच्छा इंसान प्रकृति के सभी तत्वों के प्रति सद्भाव रखता है। पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार को पाठ में उत्तर ढूंढिए। पहला प्रश्न, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? गुरुदेव के मन में शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का ख्याल आया क्योंकि उस समय उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। वे शांति निकेतन के कोलाहल से ऊब गए थे। वे शांति चाहते थे, इसलिए वे श्री निकेतन के पुराने त्रिमंजिले मकान में जाकर प्रकृति का आनंद लेने लगे। दूसरा प्रश्न, लेखक की बातें सुनकर गुरुदेव क्यों मुस्कुरा रहे थे? लेखक जब छुट्टियों में गुरुदेव से मिल गए तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक दर्शनार्थी हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ।
वे गुरुदेव से बांग्ला भाषा में बात करने की कोशिश करते थे, जो हिंदी मुहावरों का अनुवाद होता था। एक बार आश्रम में अतिथि आने पर उन्होंने गुरुदेव के पास जाकर कहा कि एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। इस दर्शनीय शब्द का प्रयोग मिलने वाले के लिए किया तो गुरुदेव ने इसका अर्थ देखने वाले के रूप में लिया, इसलिए वे लेखक की बातें सुनकर हंसते थे। तीसरा प्रश्न, कुत्ते की किस विशेषता पर गुरुदेव मुग्ध थे? शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक कुत्ता रहता था। जब गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन में गए तो यह कुत्ता भी गुरुदेव के पास आकर बैठ गया। गुरुदेव के स्पर्श से वह आंखें मूंदकर उनके स्पर्श का आनंद लेता था। वही एक मूक प्राणी था जो मनुष्य को समझ पाता था। उस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि, स्वामी भक्ति, विशाल मानव सत्य को देखने की दृष्टि जैसी विशेषताओं को देखकर गुरुदेव मुग्ध थे। चौथा प्रश्न, कौवे के संबंध में लेखक की कौन सी धारणा गलत निकली? लेखक की धारणा थी कि कौवे सर्वव्यापक पक्षी हैं, लेकिन यह धारणा गलत निकली। जब वे गुरुदेव के साथ एक बार बगीचे में टहल रहे थे, उन्हें एक कौवा भी दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद दिखने लगे। तब उन्हें पता चला कि ये कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक ने मैना को विधुर पति या आहत मैना क्यों माना? लेखक ने मैना को विधुर पति या आहत मैना माना क्योंकि सचमुच उसे मुख पर एक करुणा भाव है। शायद वह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत या परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो बिछड़े बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इज्जत जोड़कर खाकर एकांत विहार कर रही है। ख, पाठ समझकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मूक प्राणी भी मनुष्य के समान संवेदना का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए गुरुदेव के पास एक कुत्ता था। वह शांति निकेतन से श्री निकेतन तक स्वयं पहुंच गया। गुरुदेव के हाथ का स्पर्श पाकर सुख का अनुभव करने लगा। जब गुरुदेव की मृत्यु हो जाती है तब उनकी चिता भस्म आश्रम में लाई गई। उस समय वह भी आश्रम में थोड़ी देर बैठकर अन्य व्यक्तियों के समान चला गया। इस प्रकार हमें पता चलता है कि मूक प्राणी भी मनुष्य के समान संवेदनशील होते हैं। दूसरा प्रश्न, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक समझ पाया। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता का भाव लेखक तब समझ पाया जब गुरुदेव के कहने पर वह लंगड़ी मैना को ध्यानपूर्वक देखा। लेखक जब जब कविता को पढ़ता तो उस मैना की करुणा मूर्ति सामने आ जाती। एक दिन मैना उड़ गई तो उसकी केवल स्मृति ही रह गई। वह करुणा की मूर्ति फिर नहीं दिखाई दी। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता।
यह संदर्भ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक कुत्ता और एक मैना पाठ से दिया गया है। इसमें विश्व कवि रविंद्र ने एक मूक प्राणी की संवेदनशीलता के बारे में बताया है। जब गुरुदेव शांति निकेतन से निकलकर श्री निकेतन में रहने लगे, तब उनका कुत्ता वहाँ भी आ गुरुदेव शांति निकेतन से उनका कुत्ता वहाँ भी आ पहुँचता है। गुरुदेव के स्पर्श से वह सुख का अनुभव करता है। उस मुक्त प्राणी का आत्मनिवेदन देखकर गुरुदेव को उसकी व्याकुलता समझ में आ गई। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख सकता। पढ़ने की योग्यता का विस्तार। गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शांति निकेतन के कला विद्यालय में श्रीमंत परिवार का एक शिक्षार्थी प्रविष्ट हुआ। उसे अपना कार्य अपने हाथों करने की आदत नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसके कमरे में धूल जम गई, दीवारों पर जाले लग गए। एक दिन वह भोजन करने के बाद लौटने पर यह देखकर दंग रह गया कि सभी वस्तुएं सही जगहों पर रखी है। रंग का सामान और कुचिया सुव्यवस्थित है। सब में भी धूप बत्ती जल रही है। यह क्रम कई दिनों तक चालू रहा। एक दिन वह भोजन करके अपने कमरे में जरा जल्दी लौट आया। उसने देखा कला विभाग के आचार्य नंदलाल बासु उसका कमरा साफ कर रहे हैं। नंदलाल बाबू कहने लगे, तुम मेरे छात्र हो, तुम्हारे सब प्रकार के कल्याण का दायित्व मुझ पर है। तुम बचपन से स्वच्छता में पले हो, परंतु उसके लिए तुम्हें नौकरों के सहारे रहना पड़ा है। स्वाभाविक है कि मालिक स्थान पर तुम्हारा चित्त विकल रहता होगा और तुम वंचित कार्य नहीं कर पाते होंगे। कला केवल रंग रेखाओं की रचना मात्र नहीं है, उसके लिए तुम्हारे जीवन में सुरुचि की आवश्यकता है। क्वेश्चंस दिए, कुछ हम लोग रीड करेंगे। विद्यार्थी अपने दैनिक कार्य सही समय पर क्यों नहीं कर पाता होगा? वह अपना कमरा साफ नहीं रखता था। मालिक मलिन स्थान पर उसका चित्त विफल हो जाता था, इसलिए वह अपना दैनिक कार्य समय पर नहीं कर पाता। दूसरा प्रश्न, आचार्य नंदलाल बसु ने छात्र का कमरा क्यों साफ किया? गुरु होने के कारण छात्र के सब प्रकार का कल्याण उनकी जिम्मेदारी है। वे छात्र में कार्य करने की रुचि बढ़ाना चाहते थे। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। जीवन में सुरुचि की आवश्यकता। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, पशु पक्षियों की आवाज़ अब मनुष्य ने छीन लिए हैं। न तो जंगल पर्याप्त मात्रा में बचे हैं, न पेड़। इस कारण पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आबादी बढ़ने के कारण पशु पक्षियों की आवाज़ भी मनुष्य ने छीन लिए है। इस कारण पशु पक्षी लुप्त हो रहे हैं। हमें इसे रोकने के लिए हमारी ओर से कुछ प्रयत्न करना चाहिए। पशु पक्षियों को प्रेम से पालें, उनके घोंसले को नष्ट न करें, उनके रहने के लिए उपयुक्त वातावरण बसाएं। पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रदूषण पर रोकथाम लगाने से पक्षियों के आवागम को रोका जा सकता है। दूसरा प्रश्न, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की क्या विशेषताएं थी? रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व कवि थे। उन्होंने शांति निकेतन जैसे एक अनोखे कला संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अपनी रचनाओं से जनता में देशभक्ति की भावना जागृत की। बाल मनोविज्ञान संबंधी मर्मस्पर्शी कहानियों की रचना करके समाज को सचेत किया। भारतीयों के लिए राष्ट्रगान लिखा।
तीसरा प्रश्न, पाठ में आधुनिक साहित्यकारों की तुलना कौवों से करने का संदर्भ आया है। पाठ के आधार पर बताइए कि एक साहित्यकार में कौन कौन से गुण का होना अनिवार्य है। इस पाठ में आधुनिक साहित्यकारों की तुलना कौवों से की गई है। ऐसा इसलिए किया होगा कि जिस प्रकार कौवे कभी कभी शरारत के लिए ही प्रवास को चले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्यकार भी शरारत के लिए व्यंग भरी रचनाएं करते हैं। एक साहित्यकार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्यकार अपने साहित्य में समाज की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करता है। अपने साहित्य के द्वारा समाज में सही परिवर्तन लाने की क्षमता रखनी चाहिए। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की रचना करके समाज के लिए आदर्श बनना चाहिए। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, प्रकृति हमें क्या क्या संदेश देती है। पहाड़ अपने स्थान पर स्थिर रहकर हमें भी लक्ष्य पर डटे रहने का संदेश देता है। नदी हमेशा चंचल रूप से बहने का कारण जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती है। सूरज हर दिन समय पर उगकर सबको रोशनी फैलाता है। इससे समय का संदेश देते हैं, समय का पालन का संदेश मिलता है। पेड़ अपने फल खुद खाकर हमें देते हैं। इससे हमें परोपकार करने का संदेश मिलता है। फूलों से हमें सदा मुस्कुराने की बात सीखनी चाहिए। मछली से हमें देशभक्ति अपनाना है। हवा से हमें कोमल भावनाओं को बहाना सीखना है। भूमि से हमें सहनशीलता बनाए रखनी है। ठीक है बच्चों, तो प्रकृति हमें इत्यादि संदेश देती है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, महान बनने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण चाहिए। महान बनने के लिए व्यक्ति में निस्वार्थ भावना से जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यक्ति में सादगी होनी चाहिए। परोपकार और सहयोग की भावना होनी चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार होने चाहिए। सभी जीव जंतुओं पर दया दिखाना चाहिए। सभी जनों को से प्रेम पूर्वक रहे। शांत स्वभाव से सबकी बात सुने। निदानात्मक बात कहे। सृजनात्मक कार्य। जीव जंतुओं से प्रेम करने का तात्पर्य प्रकृति के प्रति सजग होना भी है। आज आधुनिकता एवं रूढ़िवादिता दोनों ही प्रकृति के लिए खतरा बन गई है। इस संबंध में एक लेख लिखिए। आज आधुनिकता एवं रूढ़िवादिता दोनों ही प्रकृति के लिए खतरा बन गई है। विज्ञान की प्रगति और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से समाज में आधुनिकता बढ़ गई है। आज आधुनिकता के नाम पर कई सुविधाएं मिल रही है। कम समय में ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए खाद जैसे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे प्रदूषण फैल रहा है। इसका प्रभाव प्रकृति के सभी जीवों पर पड़ रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान के विकास के कारण कई कल कारखानों का आविष्कार हुआ। इनसे निकले व्यर्थ पदार्थ और धुआं से वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण की वजह से ओजोन नष्ट हो रहा है और धरती का ताप बढ़ रहा है। इससे कई प्रकार की पक्षी जातियां नष्ट हो रही है। समय के साथ साथ हमें भी बदलना है, लेकिन कुछ जगहों पर अंधविश्वासों की वजह से भी प्रकृति के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे परंपरागत ईंधन का उपयोग, इससे पेड़ों की संख्या कम होती है और उसके धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा है। देवों के लिए बलि देना, इससे हिंसा की भावना बढ़ती है। समाज में असंतुलन पैदा होता है। प्रशंसा। पक्षियों को दाने डालना, गायों की रोटी खिलाना, कैद परिंदों को आज़ाद करना, जीव जंतुओं की सेवा करना
आदि पुण्य कार्य माना जाता है। आप बताइए कि पशु पक्षियों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। भाषा की बात। ठीक है बच्चों, हम आंसर देखेंगे। हमारे पूर्वज गाय को गोमाता कहकर पूजते थे। कुछ लोग पक्षियों को पालना उनके लिए सम्मान समझते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पशुओं की सेवा करके पक्षियों को आराध करके खुशी का अनुभव करते हैं। मैं भी उनमें से हूँ। मैं पशु पक्षियों की सेवा के लिए अपनी ओर से छोटा सा प्रयत्न करना चाहता हूँ। चिड़ियाघर में अनेक जानवरों को बंद करके रख रहे हैं। उनकी देखभाल सरकार पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं किसी 1 या 2 जानवरों को घर लाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लूँगा। दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूँगा। भाषा की बात। पहला, गुरुदेव ज़रा मुस्कुरा दिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य छांटिए। ठीक है बच्चों, सकर्मक वाले वाक्य है, एक दिन हमने सहपरिवार उनके दर्शन की ठाने। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। तीसरा है, 1 सप्ताह के बाद हमें बहुत से कौवे दिखाई दिए। इसी महीना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक कविता लिखी। अकर्मक क्रिया देखेंगे। रविंद्रनाथ के लिए उन चक्करदास सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल था। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। वह चिता भस्म की कलश के पास चुपचाप बैठा रहा। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रियाभेद बताइए। मीना कहानी सुनाती है। सकर्मक क्रिया। अभिनव सो रहा है। अकर्मक क्रिया। गाय घास खाती है। सकर्मक क्रिया। मोहन ने भाई को गेंद दी। विकर्मक क्रिया। लड़कियां रोने लगी। अकर्मक क्रिया। नीचे पाठ में से युग्म शब्दों को कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। इन शब्दों में अ तथा अन उपस्वर्ग लगाकर नए शब्द बनाए गए हैं। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए, अ तथा अन उपस्वर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अनुपस्थिति, अनुपस्थित। अनुपयोग, अनुपयोग। अनुद्देश्य, अनुद्देश्य। अनअधिकही, अनकही। अधिक विश्वास, अविश्वास। अधिक निश्चित, अनिश्चित। अधिक नियमित, अनियमित। अधिक शांत, अशांत। प्रयोजन कार्य। पशु पक्षियों के बारे में लिखी कविताओं का संग्रह करें और चित्रों के साथ उन्हें प्रदर्शित करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो कविता दी गई है वो किसके बारे में है? पशु पक्षियों के बारे में कविता आपको लिखनी है या तो देखनी है, ढूंढनी है और उसे चित्र के साथ प्रदर्शित करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।